ओके, 71st बीपीएससी के लिए अब आपके पास लगभग 80 दिन बचे हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अब स्ट्रेस मोड में भी आ चुके हैं कि बहुत कुछ बचा हुआ है, कैसे रिवाइज़ होगा, कैसे करंट अफेयर्स कवर करना है। तो मैं आपको एक छोटा-सा एक ब्रीफ टाइमलाइन बता देता हूँ कि आपका जो रिमेनिंग ड्यूरेशन है, उसमें आप कैसे चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करेंगे। देखिए, पहले तो 3 चीज़ें समझिए। एक आपका करंट लगभग आपका 25 से 30 मार्क्स का यहाँ से आना है। दूसरा आपका स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट में भी प्रायोरिटी इस हिसाब से रखिए कि पहले आपको 2 सब्जेक्ट पे हिस्ट्री और साइंस और बाकी सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, इको, जियोग्राफी ये सारे एक डायरेक्शन में। और थर्ड जो आपका पिलर है करंट, स्टैटिक और करंट स्टैटिक का थर्ड जो कॉम्बिनेशन है वो है बिहार स्पेशल। हाँ, अब इन चीज़ों को आप रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने कहीं से कवर नहीं किया है, मान लीजिए इनमें से ख़ास करके ये तो आपको कवर करना ही करना है। कोई भी एक मैगज़ीन उठाइए, अब ख़त्म करिए। अब ये मत सोचिए कि बेस्ट मैगज़ीन कौन-सा होगा, जो मिले ख़त्म करिए। यहाँ पे भी मॉडर्न हिस्ट्री ज़रूर फ़ोकस रखिए क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आपके लिए भी पढ़ना आसान होगा। अभी तक अगर आपने एंशिएंट और मेडाइवल नहीं पढ़ा है, आई वुड से सिर्फ़ पीवाईक्यू देखो, घटना चक्र से उनका पीवाईक्यू देखो और ख़त्म करो इसको। अभी माइंड में ये मत लेके चलो कि अभी तक ख़त्म नहीं किया है तो अब आगे कैसे करेंगे क्योंकि वो स्ट्रेस ही देगा। कोशिश करो जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, अब उसको आप आगे नहीं पढ़ सकते। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कर ही नहीं सकते हैं, बट अपने आप का एक लिमिटेशन भी समझिए। आप ह्यूमन बीइंग हो, मेरे लिए बोलना आसान है, सब कर लो। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो आपने अभी तक नहीं कवर किया है, उसका पीवाईक्यू ज़रूर देख लीजिए। पीवाईक्यू भी उसको बार-बार देखिए क्योंकि आपने कवर नहीं किया है तो सीधी-सी बात है 1 या 2 बार करने से पीवाईक्यू भी आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है? और ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ आता है ख़ास करके 2 सब्जेक्ट में, एक तो एंशिएंट एंड मेडाइवल। हाँ, या फिर हो सकता है आपने साइंस के किसी सेक्शन में छोड़ रखा हो, लेट्स से फिज़िक्स छोड़ रखा है, केमिस्ट्री छोड़ रखा है। तो इनका पीवाईक्यू करिए। अब वो आप घटना चक्र से कर सकते हैं, किसी भी और कंपाइलेशन से जो आपने खरीद के रखा है, उससे पीवाईक्यू करिए। एक तो ये सेक्शन में प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को। दूसरा प्रॉब्लम होता है इस सेक्शन में बिहार स्पेशल। अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो सिर्फ़ एक काम करिए, इसका भी बीपीएससी ने एक कंपाइलेशन बीपीएससी में जितने भी बिहार स्पेशल क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका एक कंपाइलेशन आता है घटना चक्र का ही। उसके भी पीवाईक्यू पहले कवर कर लीजिए। और फिर उसमें जो बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स हैं, वो भी कवर कर लीजिए। वो आप किसी भी मैगज़ीन से कवर करेंगे, उसमें बिहार स्पेशल का एक अलग इंडेक्स होता है, वहाँ से कवर करिए। और बजट और सर्वे, बिहार बजट एंड सर्वे, ठीक है? उसके अलावा अगर आप अभी भी पैनिक मोड में हैं, तो जो 90 डेज़ प्लानर है, उसके हिसाब से सिलेबस कवर करते जाइए, आपका मल्टीपल रिवीजन ऑटोमैटिकली हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो नहीं भी फ़ॉलो करना चाह रहे हैं, आप खुद से भी करना चाह रहे हैं, तो ये सब आपको कवर करना पड़ेगा। पैनिक नहीं करेंगे, जो अभी तक नहीं कवर किया है, ख़ास करके जैसे एंशिएंट एंड मेडाइवल है या फिर पूरा बिहार वाला पार्ट, तो उसको आप अभी कवर नहीं कर सकते क्योंकि अभी अगर आप कुछ नया कवर करने के चक्कर में रहेंगे, सिवाय करंट अफ़ेयर्स के, तो प्रॉब्लम ये होगी कि आप अपने कोर एरियाज़ को छोड़ देंगे। ये एरिया आपको कभी नहीं छोड़ना है। ये आपको प्रीलिम्स क्रैक करवा देगा। इसको अगर आप अच्छे से करेंगे तो। इसके लिए डायरेक्टली मैं बात कर चुका हूँ, पीवाईक्यू कवर करिए, बिहार का बजट सर्वे कवर करिए। पैनिक नहीं होना है। दूसरा, समर सीज़न है, आई नो आपको नींद भी आएगी, मतलब स्वेटिंग की वज़ह से आपका एफिशिएंसी भी लो होगा। तो कोशिश ये करिए कि अब अगर आपके लिए रूम में पॉसिबल नहीं है, लाइब्रेरी जॉइन करिए, सिटिंग आवर्स थोड़ा-सा इंक्रीज़ करिए। मतलब अब आपको रेगुलरली 8 से 10 घंटे देना पड़ेगा। ठीक है? और टारगेट आपका पहले वाली नाइट ही फिक्स होना चाहिए। अदरवाइज़ होगा क्या, सुबह पहले आप ऐसे ही टाइम वेस्ट कर दोगे, ठीक है? हाँ, अब 90 डेज़ प्लानर में आज हमारा है डे 25। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, कल आप लोग टेस्ट नहीं दे पाए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है।
जैसे ही पोर्टल सही होगा, आप टेस्ट में अपीयर हो पाएँगे। मैं वापस से अनाउंसमेंट कर दूँगा। आज आपका करंट अफेयर्स वाला टेस्ट भी पॉसिबल नहीं है। जैसे ही पोर्टल सही होगा, पहले आपका मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट होगा, फिर करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा। ठीक है? तो थोड़ा-सा एक बार मेरा भी लिमिटेशन समझिए, जितना पॉसिबल हो पा रहा है, मैं कर रहा हूँ। रिज़म्पशन जैसे ही होगा, मैं अनाउंसमेंट कर दूँगा, आप उसी दिन टेस्ट दे दीजिए, ठीक है? तब तक अपना पीवाईक्यू रिवाइज़ करते रहिए, तब तक अपना जो स्टैटिक पार्ट है, उसको रिवाइज़ करते रहिए। ओके, हाँ, डे 25 दैट इज़ 8th जून। तो आज आपका टारगेट क्या है देखो, एंशिएंट हिस्ट्री में संगम एज से रिलेटेड, संगम एज, चोला, चेरा, पांड्या, उसका लिटरेचर, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी सोसाइटी, उसका रिलीजन, है ना? ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है आज। और केमिस्ट्री में आपको कवर करना है कार्बन्स एंड इट्स कंपाउंड्स। अब देखिए धीरे-धीरे आपका प्रिपरेशन इस मोड में आना चाहिए कि अब आपको पता होना चाहिए सुबह पहले कि मेरे को क्या करना है। 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आपको लगे कि पढ़ाई नहीं हो रही है, एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, थोड़ी देर सो लीजिए। उससे 2 फ़ायदा होगा, माइंड थोड़ा रिलैक्स होगा। हाँ, इधर-उधर मत भटकिए, रीज़न बीइंग कि वो और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है? तो इस इतना आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। करंट अफ़ेयर्स में देखिए अभी तक हमने जैन, फ़ेब, मार्च ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। मार्च में आज ये लास्ट है, इको कवर हो जाएगा। फिर आपके 3 सब्जेक्ट हैं, वो ऑलमोस्ट कवर है, जो मेजर सब्जेक्ट हैं, जहाँ से करंट अफ़ेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, पॉलिटी, आईआर, इको। ठीक है? उसके अलावा अब अपना एक सिर्फ़ मेजर सेक्शन बचा हुआ है, मेजर की मैं बात कर रहा हूँ। फिर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जिसको हम बड़ा जल्दी से खींच लेंगे। वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके अलावा आपका मेजर में कुछ नहीं बचा हुआ। इस साल के आपके करंट अफेयर्स का बैकलॉग नहीं है फिर। जो-जो आगे महीने पैरेलल में चलते जाएँगे वो हम पैरेलल में खत्म कर लेंगे। ओके। हाँ, तो वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट था हाई इनकम इकोनॉमी बाय 2047। अब देखो यहाँ पे 3-4 चीज़ें करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन सकता है। रीज़न बीइंग कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है नॉमिनल जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में। ट्रिपल पी में परचेजिंग पावर पैरिटी में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। ठीक है? अब यहाँ पे पर कैपिटा के बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पर कैपिटा मतलब पर पर्सन। तो बिहार में पर कैपिटा है, मैं बिहार वाला डायमेंशन भी बता रहा हूँ और नेशनल डायमेंशन भी बता रहा हूँ। इंडिया का पर कैपिटा लगभग $2,500 है। बिहार का पर कैपिटा जो जीएसडीपी है वो 66,000 है नॉमिनल पे और 36,000 है रियल पे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है? उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इंडिया का टारगेट क्या है? इंडिया का टारगेट है 2047 तक हमें $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। पहला टारगेट $30 ट्रिलियन इकोनॉमी। दूसरा टारगेट है हमारा पर कैपिटा जो जीडीपी है। पर कैपिटा का मतलब क्या है? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा का मतलब है पर पर्सन, तो ये $18,000 से ऊपर होना चाहिए। अभी कितना है? अभी हमारा है लगभग $2,500। ठीक है? नेक्स्ट है ये यूनाइटेड नेशन का एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट। सिंपल सा मतलब है किस पे कितना कर्जा है। हमारे यहाँ पे डेट टू जीडीपी रेशियो है लगभग 80%। अब देखो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। इस बार सरकार ने बताया है कि हम फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है उसको नहीं फॉलो करेंगे फ्यूचर में, उसकी बजाय हम डेट टू जीडीपी रेशियो फॉलो करेंगे। तो यहाँ से आपका बेसिक क्वेश्चन बन सकता है, स्टैटिक भी बना सकते हैं, करंट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिया जापान बायलैटरल स्वैप। स्वैप का मतलब है एक्सचेंज, तो करेंसी एक्सचेंज का एक एग्रीमेंट है। नेक्स्ट है इनविट मोनेटाइजेशन। देखो एक सिंपल तरीका बताता हूँ, इनविट का क्या कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं आपको आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं और आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं। आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन मान लेते हैं आपको 10,000 में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है। ऑब्वियस सी बात है 10,000 में तो कोई प्रॉपर्टी नहीं आएगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये पैसे इन्वेस्टमेंट के लिए एक जो फंड है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये फंड है। इस फंड में आप 10,000 डालोगे, मान लेते हैं मैं 5,000 डालूँगा, कोई और 3,000 डालेगा। ये फंड अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है तो इसको हम बोल देंगे इन्विट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। यही फंड अगर इसी टाइप का फंड रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे नए बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको हम बोल देंगे REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सो इन्विट और रीट्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म है। आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा म्यूचुअल फंड। सब लोग पैसे देते हैं फंड मैनेजर को, फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करता है। इस केस में भी वही हो रहा है, बस यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बताया है कि ये पैसे किस में इन्वेस्ट होंगे। ठीक है?
एसेट मोनेटाइजेशन इनिशिएटिव, सरकार है वो बोल रही है कि हमारे पास जो एसेट है उससे और एक्स्ट्रा पैसे कैसे कमाएं। 2025 के बजट में सरकार ने अनाउंस किया कि 10 लाख करोड़ कमाने हैं आने वाले 5 साल में। नेक्स्ट, डिजिटल फुटप्रिंट बेस्ड लैंडिंग फॉर एमएसएमई। देखो एमएसएमई को जब लोन चाहिए होगा वो बैंक जाते हैं, लेकिन बैंक के पास में कोई पूरा एक डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं है कि ये एमएसएमई का क्या क्रेडिट हिस्ट्री है, पैसे टाइम पे देंगे नहीं देंगे। इस सब के लिए अब सरकार क्या बोल रही है कि क्यों ना हम जितना भी डिजिटल डेटा है उसको स्ट्रीमलाइन करें, ताकि जब एमएसएमई लोन लेने पहुंचे तो बैंक के पास ऑलरेडी डेटा हो कि हाँ ये एमएसएमई है, ये टाइम से रीपे करती है, क्या इसका पेमेंट हिस्ट्री है, कितना इसका इनकम पोटेंशियल है, सारी चीजें। इसी के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक है वो अपना एक सिस्टम खुद भी बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वेंचर कैपिटलिस्ट ग्रोथ। वेंचर कैपिटलिस्ट ग्रोथ का मतलब है ये एक कंपनी है जिसके पास पैसे हैं, इसका मेन काम है नई स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना। स्टार्टअप का बेसिक मतलब है नई कंपनी जिसका टर्नओवर है 100 करोड़ से नीचे है। नेक्स्ट, री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस का मतलब इंश्योरेंस कंपनीज दूसरी कंपनी से इंश्योरेंस खरीदती हैं। पहले इस फील्ड में सिर्फ जीआईसी था, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी था। अब री इंश्योरेंस के कंटेक्स्ट में वेल्युएटिक्स एक पहला प्राइवेट कंपनी बना है जिसको री इंश्योरेंस का लाइसेंस दिया है आईआरडीएआई ने। आईआरडीएआई क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है। अब आईआरडीएआई तीन कंपनीज को जीआईसी का स्टेटस देती, तीन कंपनीज को डीएसआई का स्टेटस देती है, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपोर्टेंट इंश्योरर्स। ये तीन कंपनी कौन कौन सी है? एलआईसी है, जीआईसी है और न्यू इंडिया एश्योरेंस है। डायरेक्टली पूछा जा सकता है तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है स्मर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम। देखो इंक्यूबेशन का मतलब है कोई नई कंपनी है, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, उसको अलग अलग इनपुट दे रहे हो। तो ये आईटी और टेलीकॉम सेक्टर के लिए सरकार का एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है अपलिंक इनिशिएटिव। सिर्फ इतना ध्यान में रखो, उन कंपनीज को सपोर्ट कर रहे हैं इस इनिशिएटिव के थ्रू जो कार्बन एमिशन को कट डाउन करने में हेल्प कर रही हैं। आज के लिए ये करंट अफेयर्स थे। हाँ, टेस्ट के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिस दिन आपका टेस्ट पोर्टल शुरू होगा उस दिन वापस से ये डेट मैं रीएडजस्ट कर दूंगा। इनफैक्ट आप पुराने टेस्ट भी मैं रीओपन कर दूंगा, आप फिर से अटेम्प्ट कर लेना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।